नमस्कार प्यारे विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में पाठ 10 सरकार के अंग पाठ पढ़ेंगे। मित्रों, हम सभी को पता है कि आज़ादी के बाद भारत ने स्वयं अपने संविधान की रचना की। संविधान निर्माताओं ने देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, सरलता से चले, इसके लिए सरकार के अंग बताए। मित्रों, सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। इन तीनों अंगों की रचना किस प्रकार से होती है और ये तीनों अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं और इन तीनों अंगों की सत्ताएं कौन कौन सी हैं और इनका एक दूसरे से संबंध, रिलेशन कैसा है, इन सभी पर चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। मित्रों, हमें पता है कि राज्य का मूलभूत उद्देश्य कानून और व्यवस्था की समझ के द्वारा लोगों की सुख सुविधा में वृद्धि तथा लोगों की सुरक्षा को सिद्ध करना है, कि अर्थात प्रजा को, देशवासियों को, रहने वाले निवासियों को, लोगों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़, कोई समस्या न हो। सरकार का यह दायित्व है कि वह अपने लोगों, अपनी प्रजा की सुख सुविधा में वृद्धि तथा उनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे। मित्रों, लोगों के सर्वांगीण कल्याण को सिद्ध करते हुए उनकी अर्थात लोगों की स्वतंत्रता तथा मूलभूत अधिकारों का जतन और उनकी सुरक्षा करना सरकार का प्रमुख दायित्व है। मित्रों, राज्य के गतिशील विकास को सिद्ध करने के उद्देश्य से सरकार के ये तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच परस्पर एकता, सहयोग, सहकार तथा संकलन स्थापित करके सरकार प्रभावशाली तथा कार्यक्षम प्रशासन कर सकती है। मित्रों, विधायिका कानून के निर्माण का कार्य करती है। विधायिका क्या काम करती है? कानून के निर्माण का कार्य करती है, अर्थात कानून बनाने का काम विधायिका का है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करवाने का कार्य तथा कानून का उल्लंघन करने वालों को, अर्थात जो कानून को न माने, अर्थात जो कानून का पालन न करें, ऐसे लोगों को सज़ा अथवा दंड देने का कार्य न्यायपालिका करती है। मित्रों, भारतीय संविधान में विधायिका अर्थात संघ केंद्र स्तर पर संसद है तथा राज्य में विधानसभा और विधान परिषद है। कार्यपालिका में केंद्र में देखें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कार्यपालिका का कार्यालय एवं प्रशासनिक तंत्र होता है। और राज्य स्तर पर अगर कार्यपालिका को देखें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल और उनके कार्यालय तथा प्रशासनिक तंत्र अधिकारी जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही घनिष्ठता से जुड़े हुए होते हैं। और न्यायपालिका में देखें मित्रों तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, जिसे हम उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं, तथा राज्यों में उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है, तथा उसके नीचे या उसके अधीन जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय तथा अन्य विशेष न्यायालयों का समावेश किया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों, न्यायपालिका, विधायिका तथा कार्यपालिका से बिल्कुल अलग, स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा सुग्रथित एक सूत्रीय अंग है। मित्रों, भारत अलग अलग राज्यों से बना एक संघ राज्य है। कोई भी राज्य स्वतंत्र और सार्वभौम नहीं है। भारत में संघ तथा राज्य स्तर पर संसदीय पद्धति की सरकार है। इस पद्धति से राज्य सरकारों के बीच सत्ता विश्लेषण के सिद्धांत के अनुसार, अर्थात उनके सत्ता, उनके अधिकार को विभाजित किया गया है, अलग अलग किया गया है, के अनुसार सत्ता का विश्लेषण किए जाने के कारण विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच
गहरा और परस्परावलंबी संबंध होता है, जबकि मित्रों न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा एक विशिष्ट स्थान रखती है। अर्थात भारत की न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है। स्वतंत्र क्यों है? जिससे वह निष्पक्ष होकर न्याय दे सके। तो मित्रों इस प्रकार से ये सरकार के तीनों अंग अपना कार्य करते हैं। मित्रों अब हम लोग सत्ता विश्लेषण का सिद्धांत देखेंगे। सत्ता विश्लेषण का सिद्धांत अर्थात अधिकारों का विश्लेषण, अधिकारों का विभाजन किस प्रकार से हुआ है उनके बारे में देखते हैं। मित्रों राज्य के लिए सरकार जो कार्य करती है वे एक दूसरे से अलग होते हैं। तीनों अंगों के कार्य अर्थात जो आपने देखा ऊपर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से अलग होते हैं तथा प्रत्येक कार्य में एक विशेष प्रकार की निपुणता रखते हैं। मित्रों प्रत्येक अंग के कार्य अर्थात सरकार का संचालन सरल और कार्यक्षम बने, इसके लिए सत्ता का विभाजन आवश्यक है। जैसे विधायिका को कानून के निर्माण की सत्ता है, अधिकार है, वह उसका दुरुपयोग न कर सके, इसके लिए कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को अनेक ऐसी सत्ताएं, अधिकार संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं जो विधायिका के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं। उसी प्रकार से कार्यपालिका पर विधायिका तथा न्यायपालिका द्वारा नियंत्रण रखा जाता है एवं न्यायपालिका को विधायिका तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की अनेक सत्ताएं, अधिकार संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं। मित्रों पहला है विधायिका। भारत संसदीय लोकतंत्र वाला प्रजातंत्रात्मक राज्य है। प्रजातंत्रात्मक राज्य है अर्थात लोकतंत्रात्मक राज्य है। भारत में लोकतंत्र है, भारत में गणतंत्र है। मित्रों संघ स्तर पर अर्थात केंद्र स्तर पर देखें तो संसद तथा राज्य स्तर पर अगर देखें तो विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है। जनता का प्रतिनिधित्व अर्थात भारत में जनतंत्र है। तो केंद्र स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर विधानसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है अर्थात संसद में और विधानसभा में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं। देश की सबसे महत्वपूर्ण तथा सर्वोपरि संस्था संसद है। देश की सबसे महत्वपूर्ण तथा सर्वोपरि संस्था कौन सी है? संसद है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा का समावेश किया जाता है। मित्रों विधायिका दो प्रकार की होती है। विधायिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला एक सदनात्मक विधायिका और दूसरा है द्विसदनात्मक विधायिका। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक सदनात्मक विधायिका। मित्रों जहां विधायिका का निर्माण एक ही सदन के द्वारा होता है उसे एक सदनात्मक विधायिका कहा जाता है। अर्थात जिस विधायिका में केवल एक सदन हो वह कैसा होगा? एक सदनात्मक विधायिका। दूसरा है द्विसदनात्मक विधायिका। मित्रों जहां पर विधायिका दो सदनों से निर्मित हो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। अर्थात विधायिका की वहाँ कितने सदन हैं? दो सदन हैं। संघ स्तर पर अगर देखें तो संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है, जबकि निचले सदन को लोकसभा कहा जाता है। अर्थात हमारा संसद कितने सदनों वाला है? दो सदनों वाला है। भारतीय संसद द्विसदनात्मक विधायिका है। राज्य स्तर पर अगर देखें तो विधायिका में विधानसभा तथा विधान परिषद ऐसे दो सदन होते हैं। मित्रों अधिकांश राज्यों में, भारत के अधिकांश राज्यों में एक ही सदन अर्थात विधानसभा है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अनेक राज्यों में विधान परिषद है। अर्थात इन राज्यों की विधायिका द्विसदनात्मक है। तो इस प्रकार से मित्रों हमने विधायिका के दो प्रकारों को देखा। एक सदनात्मक विधायिका अर्थात जहां एक सदन है, द्विसदनात्मक विधायिका अर्थात जहां दो सदन। मित्रों अब हम लोग केंद्र स्तरीय विधायिका
अर्थात संसद के बारे में जानेंगे। मित्रों, हम सभी को पता है कि हमारा संसद 2 सदनों वाला है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। मित्रों, केंद्र स्तरीय विधायिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा का समावेश किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लोकसभा के बारे में जानते हैं। मित्रों, लोकसभा संसद का निम्न सदन है, निचला सदन है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान पद्धति से जनता के द्वारा किया जाता है, अर्थात लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता करती है, देश के लोग अर्थात प्रजा करती है। लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने हुए जनता के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 545 है। कितनी है? 545, जिसमें 2 सदस्य एंग्लो इंडियन अर्थात अंग्रेज भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मित्रों, इन 2 सदस्यों अर्थात इन 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का चुनाव नहीं होता, बल्कि इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। मित्रों, अब हम देखेंगे लोकसभा की सदस्यता की योग्यता, अर्थात लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो पहली योग्यता है मित्रों कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए तथा वह संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं को पूरा करता हो। वह पागल, दिवालिया या मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित किया गया न हो। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में वेतन न लेता हो। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित न हो। ऐसे ही व्यक्ति लोकसभा के सदस्य के रूप में उम्मीदवार हो सकते हैं। मित्रों, लोकसभा में गुजरात की कुल 26 सीटें हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल के समय में राष्ट्रपति संसद के कार्यकाल को 1 वर्ष तक बढ़ा सकता है, अर्थात लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। और अधिकतम कितना बढ़ा सकता है? 1 वर्ष तक। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किए जाने के कदम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर दे तो उसके इस कार्य को हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। मित्रों, लोकसभा की कार्यवाही करने के लिए लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करने के लिए एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, जिसे हम कोरम कहते हैं। कोरम अर्थात सदन की कार्यसाधक संख्या, अर्थात वह संख्या जिसके बिना सदन की कार्यवाही नहीं हो सकती। जो कुल संख्या है सदन की, उसके अनुपात में यहाँ व्यवस्था की गई है। सदन की कार्यवाही शुरू करने तथा उसे जारी रखने के लिए पर्याप्त कुल सदस्यों में से उपस्थित सदस्यों की पर्याप्त संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों अर्थात 545 का 1/10 अर्थात 55 सदस्यों की सदन में उपस्थिति अनिवार्य है। अर्थात लोकसभा की कार्यवाही करनी है तो कम से कम 55 सदस्य सदन में उपस्थित होने चाहिए। अगर 55 सदस्य नहीं हैं तो लोकसभा का कार्य नहीं हो सकता, अर्थात लोकसभा सदन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से मित्रों, आगे हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे। राज्यसभा में भी कार्य साधक संख्या राज्यसभा के कुल सदस्यों का 1/10 अर्थात 25 है। वहाँ राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 है, इसलिए 250 में से राज्यसभा की कार्यवाही करने के लिए कम से कम 25 संख्या होनी चाहिए। इस संख्या को कोरम कहा जाता है। मित्रों, राष्ट्रपति संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा का एक भाग है, लेकिन राष्ट्रपति संसद के प्रथम सम्मेलन में उद्घाटन भाषण तथा संसद के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा कभी भी उपस्थित नहीं होता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र को बुलाने, स्थगित रखने
तथा उसी प्रकार लोकसभा को भंग करने का भी अधिकार रखता है। संसद के दोनों सदनों में 3 वाचनों से गुजरने के बाद विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून बनता है। लोकसभा अस्थायी सदन नहीं है। इसका कार्यकाल मित्रों 5 वर्ष का होता है, लेकिन कभी कभी 5 वर्ष के पहले भी लोकसभा का विसर्जन किया जा सकता है। मित्रों, भारतीय संसद संविधान में उल्लेखित सीमाओं में ही रहकर अपनी सत्ता, अपने अधिकार का उपयोग कर सकती है। उस तरह संविधान सर्वोपरि है। मित्रों, हमारे यहाँ कौन सर्वोपरि है? संविधान सर्वोपरि है, संसद नहीं। मित्रों, यदि संसद के द्वारा निर्मित कानूनों से संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन हो अथवा कोई विसंगति हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो इस प्रकार से मित्रों केंद्र स्तरीय विधायिका अर्थात लोकसभा को देखें हम लोग। अब देखते हैं हम लोग दूसरा जो संसद का सदन है, राज्यसभा। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है। इसे वरिष्ठ सदन के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विधायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 से अधिक न हो, ऐसी व्यवस्था की गई है, जिससे अप्रत्यक्ष रीति से राज्यों की तथा संघ प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा सप्रमाण प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। मित्रों, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के जो चुने हुए विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं वे मतदान कर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। मित्रों, राज्यसभा के चुने गए सदस्यों की संख्या 238 है। जो चुनकर सदस्य आते हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? 238। और शेष 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आपने देखा कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों का मनोनयन करता है। वो 2 सदस्य कौन से हैं? एंग्लो इंडियन हैं। उसी प्रकार से राज्यसभा में भी राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करता है अर्थात मनोनीत करता है। ये सदस्य किस क्षेत्र से होते हैं? साहित्य, विज्ञान, कला, संस्कृति, खेलकूद तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान, अनुभव तथा सिद्धि प्राप्त किए होते हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 है, चुने हुए सदस्यों की संख्या 238 और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो क्षेत्र विशेष के सिद्धहस्त और विशेषज्ञ होते हैं। मित्रों, कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे मित्रों, राज्यसभा की सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। वह पागल, दिवालिया तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त तथा सजा प्राप्त अपराधी नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारी या वेतन वाला कर्मचारी नहीं होना चाहिए अथवा किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में गुजरात की कुल 11 सीटें हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। इसका विसर्जन नहीं होता अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं और उतने ही नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और वे पुनः फिर से निर्वाचित या पसंद किए जा सकते हैं। तो मित्रों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये अंतर है, आप ध्यान रखेंगे। सामान्यतः संसद के दोनों सदनों के वर्ष में 3 अधिवेशन आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि बजट सत्र, मानसून सत्र तथा शीतकालीन सत्र। भारत के उपराष्ट्रपति पद के आधार पर राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं अर्थात सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष मित्रों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। मित्रों, अब हम लोग देखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष।
जिसे स्पीकर कहा जाता है। मित्रों, लोकसभा का कामकाज व्यवस्थित रूप से तथा सुचारू रूप से, सरलता से तथा निर्धारित नीति नियमों के अनुसार चले, इस पर निगरानी रखना, सदन में अनुशासन, शिष्टता, व्यवस्था तथा सदन की गरिमा को बनाए रखने का कार्य लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा के सदस्य अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष लोकसभा की बैठक के दौरान सदन के अध्यक्ष के रूप में उसकी कार्यवाही का संचालन और नियमन करता है। मित्रों, अध्यक्ष सदन के सदस्यों से सदन में शिष्टाचार की अपेक्षा रखता है। वह सदन की मर्यादा का रक्षक होता है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन की मर्यादा का रक्षक होता है। उसका निर्णय सदन में अंतिम निर्णय माना जाता है, अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो अंतिम निर्णय होता है। मित्रों, अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बाद उसे सदन की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष तथा तटस्थ रहकर करना पड़ता है। लोकसभा के विसर्जन के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है, लेकिन जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। मित्रों, लोकसभा के अध्यक्ष को निर्णायक मत अर्थात कास्टिंग वोट देने की भी सत्ता है, अधिकार है। सदन की कार्यवाही में जब भी किसी प्रश्न, किसी भी मुद्दे, समस्या अथवा विधेयक पर चर्चा विचारणा के बाद निर्णय के समय उसके पक्ष तथा विपक्ष में बराबर बराबर मत पड़े, तब अध्यक्ष अपना निर्णायक मत अर्थात जिसे हम कास्टिंग वोट कहते हैं दे सकता है। इसके अलावा वह सदन में मतदान में भाग नहीं ले सकता। मित्रों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावड़ंकर थे। मित्रों, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, किंतु किसी समय अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हों तो ऐसी दशा में राजनीतिक पक्ष के कुशल और अनुभवी और श्रेष्ठ सदस्य को कामचलाऊ केयरटेकर अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। तो इस प्रकार से मित्रों, हम लोगों ने केंद्र स्तरीय विधायिका संसद में लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष को देखा। मित्रों, शेष अगले भाग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।